इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी 1। जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन में किस लफ्ज से पता चला कि ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट जी, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं। कोर्स ऑफ एक्शन तो बहुत से क्वेश्चन में वर्ड यूज होता है। कोर्स ऑफ एक्शन से ये पता नहीं चलता कि ये कोड ऑफ एथिक्स। थ्रेट्स, एग्जैक्टली, कैटेगरी ऑफ थ्रेट। थ्रेट्स के वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। थ्रेट के वर्ड से पता चला हमें, क्योंकि थ्रेट्स कोड ऑफ एथिक्स के अलावा और कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुए। ए पार्ट कह रहा है ऑडिट ऑफ, अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, दूसरे स्टूडेंट नहीं बताएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूं सिर्फ वही बताएगा, दूसरे स्टूडेंट उसका आंसर नहीं बताएंगे, फीडबैक नहीं देंगे। ठीक है, अपने जहन में उसका आंसर लेके आइए, वैल्यूएट कीजिए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। Audit of JJ Limited is at its completion stage. Meeting of audit committee and the board of directors are scheduled to be held within a week to consider and approve the annual financial statements. अभी तक की इंफॉर्मेशन में उसने हमें यह बताया कि ऑडिट कंप्लीट होने वाला है। JJL is facing financial difficulties and has not paid the audit fee of the previous year. CFO of JJL has committed to pay the previous as well as current year's audit fee आफ्टर साइनिंग दी ऑडिट रिपोर्ट। जी मेरे भाई, आपने मुझे ये बताना है कि सिचुएशन कौन सी है। वो जो हमने 19 सिचुएशंस पढ़ी है उनमें से कौन सी सिचुएशन है? ओवरड्यू फीस की ये सिचुएशन है। ओवरड्यू फीस से कौन सा थ्रेट क्रिएट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या कोई और थ्रेट क्रिएट होता है इस सिचुएशन में? जी कोई और थ्रेड क्रिएट होता है? कौन सा थ्रेड क्रिएट? किधर लिखा हुआ है वो सिचुएशन पढ़े, देखें ये कौन सा सिचुएशन नंबर कौन सी थी? ये सिचुएशन नंबर 4 है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। किधर लिखा है इंटिमिडेशन थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट किधर लिखा मेरे भाई, मुझे दिखाइए। लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। अब मेरे भाई मुझे बताइए, आप इस सिचुएशन में सेफगार्ड क्या अप्लाई करने चाहें? सबसे पहले तो हम सीएफओ से डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट से, सीएफओ से, कि फीस जो है वो हमारी पे कर दी जाए बिफोर साइनिंग ऑफ रिपोर्ट। अगर वो एग्री नहीं करता तो फिर ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे। उनके साथ क्या डिस्कस करेंगे हम? कि फीस के बारे में क्या कहेंगे? ये बताएंगे कि हमारी कितनी फीस है, क्या? हाँ, उनके साथ एग्री करेंगे, टाइमलाइन, पीरियड के स्ट्रिक्ट कमिटमेंट कीजिए हमारे साथ कि हमें कब आप फीस पे कर देंगे। ठीक है, प्लस ये एग्री हो गया, इसके बाद कोई और सेफगार्ड अप्लाई करना है क्या? एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो उससे हम अपने काम का रिव्यू करवा लेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं फी रिकवरी के लिए हमने क्लाइंट को कोई फेवर तो नहीं दी। अच्छा बताइए, मैं 2 वर्ड आपके सामने यूज करने लगा हूं, आपने मुझे बताना है दोनों का मतलब सेम है या फर्क है। एक है इंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक है इंगेज एडिशनल ऑडिटर। बताइए दोनों का मतलब एक ही है या फर्क है? कौन से वाला का हमें मार्क्स मिलेंगे, कौन सी वाला फ्रेज लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमारे एडिशनल ऑडिटर, गलत कंसेप्ट है भाई। ऑडिटर तो हम खुद हैं, एडिशनल ऑडिटर क्या होता है? कोई एडिशनल ऑडिटर नहीं होता दुनिया में। ठीक है, एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्ड यूज करना है हमने, करेक्ट। तो 1 का ए सिचुएशन क्लियर। बी की तरफ आते हैं। During the course of audit of HP Limited, the engagement partner has informed the firm that his brother has acquired 200,000 shares in HPL. Engagement partner ने ये कहा कि उसके भाई ने एक्वायर किए हैं 200 शेयर्स। जी मेरे भाई आप बताइए, हाँ जी, इस सिचुएशन में कौन कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है? ये है सिचुएशन है कौन सी? होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है। थ्रेट कौन कौन सा क्रिएट हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और नहीं, फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं राइज हो रहा। क्यों नहीं राइज हो रहा? फेमिलियरिटी, ब्रदर का जिक्र तो कर रहा है भाई। ब्रदर जो है वो क्लाइंट में एम्प्लॉय थोड़ा ही है। शाबाश, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है भाई, पक्के आप। सेफ गार्ड बताइए क्या? नोटिफिकेशन जारी कर किसको? एफबीआर को।
एससीसीबी को, आई कैप किसको, शेयर होल्डर को, मेंबर्स को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। क्या नोटिफिकेशन में क्या लिखा होगा? नहीं नहीं भैया, नोटिफिकेशन पहले बताइए, नोटिफिकेशन होता क्या है? कौन किसको नोटिफाई करेगा? भाई रेलिवेंट टीम मेंबर जिसके पास शेयर्स हैं उसने फर्म को नोटिफाई करना होता है। वो शेयर होल्डर दरमियान में कहां से आ गए? किसने किसको नोटिफाई करना होता है? हाँ, जब कभी कोई टीम मेंबर किसी पे टीम मेंबर की वजह से थ्रेट क्रिएट हो रहा है, उसकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही हो। अब देखें फर्म को क्या ख्वाब आएगी कि पार्टनर के भाई के पास शेयर्स है? खुद बताएं, ख्वाब थोड़ा ही आएगी फर्म को, उसको पार्टनर बताएगा तो पता चलेगा ना कि इसके भाई के पास। तो रेलिवेंट टीम मेंबर ने कम्युनिकेट करना है फर्म को, लेकिन वो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कह दिया कि भाई उसने कम्युनिकेट कर दिया। तो जो उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया उससे सोल्यूशन में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ के देखें, उसने क्या नहीं दिया, एंगेजमेंट पार्टनर हैज इन्फॉर्म द फर्म। तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दे उससे सोल्यूशन में थोड़ा ही डिस्कस करना होता है आपने। अगला सेफगार्ड बताइए, ये तो गलत हो गया आपका। डिस्क्लोज कर रहे, विद इन 90 डेज डिस्पोज करेंगे। हाँ जी, उस रेलिवेंट टीम मेंबर को हमें अब इसको कन्विंस करना चाहिए ब्रदर को कि इन शेयर्स को डिस्पोज कर दे, सेल कर दे। अगर भाई कहता है लो मैंने शेयर सेल नहीं करने, तुमने जो करना कर लो, फिर क्या करेंगे? रिमूव कर किसको? भाई को दुनिया से। भाई पूरी बात बताया करें ना, फिर मुझे गलत समझ लग जाती। मेंबर्स जो हैं वो उस भाई को रिमूव कर दें। जो एम्प्लॉय नहीं है, कौन एम्प्लॉय नहीं है? रेलिवेंट मेंबर कौन है भाई? क्वेश्चन में बता रहा है, वो नाम बोलना। एंगेजमेंट पार्टनर कहो, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट कर दें। अगर उसका भाई शेयर्स को डिस्पोज नहीं करता तो फिर एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट कर देना चाहिए। और अगर उसने कोई ऑलरेडी काम किया हुआ है उसके काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा देना। भैया इशारों में बातें करेंगे, मुझे समझ नहीं आएगी। डिस्पोज, नोटिफिकेशन, डिस्पोज, रिमूव, क्या कह रहे हैं यार? मीनिंगफुल सेंटेंस देगा तो बात समझ आएगी ना। ठीक है जी, चलिए केस स्टडी 1 में कोई इश्यू, कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कस कर लें। कोई नहीं, चलिए सेकंड की केस। जी जी, ये इसके इतने ज्यादा मार्क्स हैं। देखिए आपने जब थ्रेड्स को डिस्कस करना है ना, सबसे पहले तो ये बताइए उसने सिग्निफिकेंस पूछा है कि नहीं? इसमें उसने कहा है डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेड और फिर कहा है पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब है जब हम बी पार्ट लिखेंगे उसके नीचे हमारी दो हेडिंग्स जाएंगी, एक जाएगी हमारी थ्रेड्स की और दूसरी कोर्स ऑफ एक्शन या सेफगार्ड की। थ्रेड में क्या डायरेक्ट थ्रेड लिख देंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड के पहले लिखेंगे कि ये सिचुएशन कौन सी है कि दिस सिचुएशन रिलेट्स टू होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट। फिर आगे विच क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। भाई उसको जस्टिफाई भी तो करवाना है। उसने देखिए लिखा हुआ डिस्कस करें थ्रेड को, उसने ये नहीं कहा सिर्फ आइडेंटिफाई कर दो। तब हमने बताना है कि क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो पहले वो सिचुएशन का जिक्र आपकी कल प्रैक्टिस से करवाई थी ना कि क्वेश्चन पढ़ के सिचुएशन पे जाना है, किस लिए करवाई थी? ताकि आप उसको सोल्यूशन में लिखें, फिर उसके बाद उसके थ्रेड्स लिखें। फिर आपने 2 या 3 या 4 जितने भी सेफगार्ड है वो 1 बाय 1 मेंशन करने होते हैं। नॉर्मली एक सेफगार्ड मेंशन करने का 1 मार्क होता है। ठीक है, तो इसमें मेरा ख्याल है 5 मार्क्स प्रोबेबली, जो 2 मार्क्स हैं वो शायद थ्रेड्स के होंगे और 3 मार्क्स जो हैं वो सेफगार्ड के होंगे। जी, केस स्टडी 1 के लिए मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि अभी हमने जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं ये वाला क्वेश्चन उनसे डिफरेंट है। कैसे? हाँ जी बिल्कुल, अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें नॉर्मली वो सिचुएशंस की नंबरिंग करके हमें दिया करता था 1 2 3,
हमें पता चल जाता था कि इस सिचुएशन में कोई ना कोई थ्रेट है, इसमें कोई ना कोई थ्रेट है, इसमें कोई ना कोई थ्रेट है। यहाँ पे उसने हमें जो क्वेश्चन दिया ये कंटिन्यूस पैराग्राफ फॉर्म में है, इसमें हमें खुद से वैल्यूएट करना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में थ्रेट अराइज हो रहा है और किस सेंटेंस में थ्रेट अराइज नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा जजमेंट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि वहाँ तो पढ़ा था कि वहाँ तो हमें पता था कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई थ्रेट अराइज होता है। एग्जाम में जितनी भी सिचुएशंस आपको आएंगे ना, याद रखिए हर सिचुएशन में कोई ना कोई थ्रेट अराइज होगा, हर सिचुएशन में। स्व एक के बता सकते हैं वो एक कौन सी सिचुएशन है? शाबाश, टेक्स्ट प्रिपरेशन वाले। ठीक है, तो वहां पे तो नंबरिंग हुई थी, हमारे लिए आसानी हो गई। यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, कंटिन्यूस केस स्टडी है, हमें खुद से सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है और देखना पड़ता है इस इंफॉर्मेशन की वजह से थ्रेट अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, क्वेश्चन में उसने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने को कहा है और फिर कहा है फॉर ईच थ्रेट एक्सप्लेन हाउ इट माइट बी अवॉइडेड। शाबाश, सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन। इसके भी 5 मार्क्स हैं। अब मुझे ये बताइए, थ्रेट्स रिक्वायरमेंट 1 के उसने 5 मार्क्स दिए हैं, इसका मतलब यह है कि हमसे कितने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने का? एटलीस्ट 5। ठीक है, हो सकता है एक दो उसने एक्स्ट्रा भी डाल दिए हो, लेकिन कम से कम। इसका मतलब है हर थ्रेट, हर सिचुएशन जो जिससे थ्रेट क्रिएट होता है उसको आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क होगा। अच्छा, सेफ गार्ड हमें कितने बताने चाहिए? नहीं, हर सिचुएशन, एक सिचुएशन के आगे कितना? कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2, 1 भी काफी है इस तरह के सिचुएशन में। देखिए, क्योंकि आप कंपेयर करिए इसको आई कैप के वो ABC वाले क्वेश्चन से, उनमें एक क्वेश्चन के 4-4, 5-5 मार्क्स एलोकेट करता था। तो हमने उसे तसल्ली के साथ पहले वो सिचुएशन बताते थे, थ्रेट बताते थे सारे, फिर उसके बाद सेफ गार्ड 1, 2, 3, 4 जितने भी इन्वॉल्व होते थे वो सारे बताया करते थे हर सिचुएशन के। लेकिन यहाँ पे चूंकि हर सिचुएशन के 2-2 मार्क्स हैं, 1 मार्क थ्रेट के लिए और 1 सेफ गार्ड के लिए, तो सेफ गार्ड के लिए 1 अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन लिख देते हैं वो भी सफिशिएंट है। ज्यादा लिखना चाहे तो मैक्सिमम 2 लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि मार्क्स कम है ना। ठीक है, मार्क्स कम है। उसने 5 थ्रेट्स आइडेंटिफाई करवाए हमसे और 5 सेफ गार्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये आई कैप का जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसके डबल से भी ज्यादा आइडेंटिफाई। नॉर्मली आई कैप 1 थ्रेट और उसके सेफ गार्ड के 5 मार्क्स एलोकेट करता है, आपने देखे होंगे मार्क्स। यहाँ पे वो 5 रिक्वायर कर रहा है और फिर 10 मार्क्स दे रहा है। हर एक सिचुएशन के 2 मार्क्स हो गए, 1 थ्रेट के लिए, सेफ गार्ड के लिए। अच्छा, चले फर्क समझ आ गया आपको। अगला क्वेश्चन मेरा, इस तरह के क्वेश्चन को फिर आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे ABC वाला क्वेश्चन था जब, जो हमने अभी आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स की स्टडी की, उसमें फर्ज कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A है, तो हमने लिखा क्वेश्चन को स्टार्ट किया फ्रेश पेज से, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A लिखा। यहां पे हमने हेडिंग दे दी इसकी थ्रेट, इसमें बता दिया कि सिचुएशन कौन सी है, उससे क्या थ्रेट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद उसके नीचे सेफ गार्ड, फिर नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट B, थ्रेट बताया, सेफ गार्ड। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट B उसी पेज से नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं? जब नहीं करते। आपको पता है न्यू जो आई कैप ने हमें आंसर शीट्स देता है वो, उसमें हमने हर पार्ट को, हर क्वेश्चन नहीं, हर पार्ट को नए पेज से स्टार्ट करना आता है। ये एक तो ये प्रेजेंटेशन है, ऊपर थ्रेट नीचे सेफ गार्ड, ऊपर थ्रेट नीचे सेफ गार्ड, इसी तरह आगे चलते रहेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा जब कंटिन्यूस केस स्टडी होंगी, इसमें 2 फॉर्मेट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, एक अनएक्सेप्टेबल नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कौन से फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, पहली सिचुएशन, आप थ्रेट को ऊपर लिखें, सेफ गार्ड नीचे लिखें, लाइन लगाएं, अगला थ्रेट सेफ गार्ड, यानी जिस तरह समझ लीजिए ये फॉर्मेट है, ऊपर थ्रेट नीचे सेफ गार्ड, ऊपर थ्रेट नीचे सेफ गार्ड, एक्सेप्टेबल है ये।
दूसरा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट क्या है जो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे फ्यूचर टॉपिक्स में भी यूज होगा। तो बजाय ये कि हम एक चैप्टर पे कोई और फॉर्मेट यूज करें, दूसरे चैप्टर पे कोई और फॉर्मेट यूज करें, बेहतर ये होता है कि सेम फॉर्मेट जो है वो जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनमें यूज किया जाए। दूसरा फॉर्मेट क्या है जिसको आपने फॉलो करना है, ये भी करेक्ट, ऊपर नीचे थ्रेड सेफगार्ड। दूसरा फॉर्मेट क्या है, ऊपर नीचे थ्रेड सेफगार्ड नहीं, आगे पीछे, तो आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने हमने थ्रेड और सेफगार्ड, दरमियान में, पेज के दरमियान में लगाई गई लाइन, लेफ्ट साइड पे आएगी रिक्वायरमेंट नंबर 1, राइट साइड पे आएगी रिक्वायरमेंट नंबर 2, यहां पे है थ्रेड और फिर यहां पे है सेफगार्ड। फिर आप यहां पे सिचुएशन लिखेंगे, कोई भी सिचुएशन के पहला थ्रेड कौन सा है, लॉन्ग एसोसिएशन, बिल्कुल। तो यहां पे लिखेंगे लॉन्ग एसोसिएशन विद एश्योरेंस क्लाइंट या ऑडिट क्लाइंट, विद ऑडिट क्लाइंट क्रिएट्स फेमिलियरिटी। देखिए मैंने डायरेक्ट फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं लिख दिया, क्योंकि डायरेक्ट फेमिलियरिटी थ्रेड लिखता उसे ना पता चलता कि क्वेश्चन की किस इंफॉर्मेशन से मैंने ये थ्रेड क्रिएट की, अराइज करवाया। ठीक है, यहां पे अगर आप इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं, लॉन्ग एसोसिएशन के साथ ब्रैकेट में 4 इयर्स भी लिख दे, उसे पता चल जाए 4 साल का लफ्ज हमने वहां से निकाला है थ्रेड। फिर इसके बाद सेफगार्ड में एक भी काफी है, क्या करें, रिमूव द कंसर्न का क्या कुछ नाम शाम दे रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, मैंने गलती की भाई, तेरे को आगे बुला दूं। क्वेश्चन 25 दूसरी लाइन पहला लफ्ज, मेरे भाई क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, हाँ, तो वो 4 साल से ऑडिट क्लाइंट रहा है ना, तो उसका मतलब है 4 साल हो गए हमें ऑडिट करते हुए। 4 इयर्स को अंडरलाइन किया था तूने, किया था, किस लिए किया था, इससे क्या पता चला 4 साल क्या हो रहा है, तो फिर फर्म पे भी तो क्रिएट हो जाता है ना, टीम वही ऑडिट कर रही है वो। तो भाई क्या हमें इसको चले, उसने फर्ज कीजिए ये बताया है कि फर्म पिछले एक वैसे में उसने कहा पिछले 10 साल से ऑडिट कर रही है, क्या हमें इसमें थ्रेड डिस्कस नहीं करना चाहिए कि ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि डिफरेंट हर साल टीम बदल रही होगी, डिस्कस करना। देखिए क्वेश्चन में जब एग्जामिनर इंफॉर्मेशन देता है तो उसका मतलब होता है कि हम इसको कंसीडर करें, और मैं वैसे भी यहाँ पे चले फॉर्मेट पे फोकस करता बहरहाल, चले अच्छा ये कंसेप्ट भी डिस्कस हो गया, अब फॉर्मेट के ऊपर वापस आए। नेक्स्ट है रिमूव द कंसर्न मेंबर या रेलिवेंट टीम मेंबर्स फ्रॉम ऑडिट टीम। थ्रेड बताया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सेफगार्ड बताया, इसके बाद लाइन लगा दी, इसके बाद अगला थ्रेड, अगला सेफगार्ड, फिर लाइन लगा दी, फिर थ्रेड, फिर सेफगार्ड। आपने वैसे ये इस फॉर्मेट के मुताबिक भी कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, जब कंटिन्यूस केस स्टडी हो तो आप थ्रेड और सेफगार्ड ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, आमने सामने भी। बेहतर अप्रोच क्या है, हाँ, जब आई कैप ने अपना ABC करके आंसर दिया हो ना, वो तो इसी तरह करें, ABC करके जब उसने क्वेश्चन पूछा हमसे वो इसी तरह करें। लेकिन जब कंटिन्यूस केस स्टडी है तो उस सूरत में फॉर्मेट क्या होगा हमारा, और ये फॉर्मेट याद रखें आगे चल के भी हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिए, कंटिन्यूस फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में जब केस स्टडी आती है, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका, 2 तरीकाकार हैं जो एक्सेप्टेबल है। पहला तरीका है ऊपर थ्रेड फिर नीचे सेफगार्ड, फिर उसके बाद थ्रेड फिर नीचे सेफगार्ड, इस तरह फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है।
दूसरा फॉर्मेट क्या है, आमने सामने, लेफ्ट साइड पे थ्रेट, राइट साइड पे सेफगार्ड, लेफ्ट साइड पे थ्रेट, राइट साइड पे सेफगार्ड, दोनों एक्सेप्टेबल है। मैंने कौन सा रिकमेंड किया आपको, ये वाला। तीसरा तरीका जो एक्सेप्टेबल नहीं है, सारे थ्रेड्स इकट्ठे कर दिए रिक्वायरमेंट 1 में और फिर रिक्वायरमेंट 2 में सारे सेफगार्ड इकट्ठे कर दिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बता सकते हैं ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि किस थ्रेड का कौन सा सेफगार्ड है, तो मिक्स हो गए सारे। इसमें पता चल रहा है, इसमें भी पता चल रहा है, दोनों इसीलिए एक्सेप्टेबल है, पता चल रहा है स्पेसिफिकली कौन से थ्रेड का क्या सेफगार्ड है। लेकिन अगर आप सिचुएशन कहानी में सारे थ्रेड्स इकट्ठे कर देंगे, उसके बाद सारे सेफगार्ड भी इकट्ठे कर देंगे, उसको नहीं पता चल सकेगा कि किस थ्रेड का क्या सेफगार्ड है। इसीलिए वो तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप थ्रेड्स को इकट्ठा कर दें सारे और सारे सेफगार्ड्स को भी इकट्ठा कर दें, वो भी बेहतर नहीं है, वो भी बेहतर नहीं है पॉइंट्स, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी एक सिचुएशन में एक से ज़्यादा थ्रेड आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आपके पॉइंट्स तो गड़बड़ हो जाएंगे। सिचुएशन 5 है, थ्रेड्स आपने लिखे होंगे 7 और फिर उसी तरह आगे सेफगार्ड हो सकता है 10 लिख दें आप, तो एग्जामिनर तो मिलाता ही रहेगा। नहीं, उसकी बजाय ये बेहतर नहीं है खुद सोचे किसमें हमारी जान सुकून में है, उसमें उसमें नंबरिंग को मैच करते हैं मुश्किल। इसमें 2 पार्ट्स इकट्ठे एक ही पेज पे आ रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल है। बाज़ औक़ात ये ज़रूरी हो जाता है, इसमें एक्सेप्टेबल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की नेचर ऐसी है कि हमने उसे इकट्ठे प्रेजेंट करना है जी। तो अब अच्छा, अब बताइए ये फॉर्मेट समझ आ गया आपको, ये फॉर्मेट ज़्यादा अहम था किसी भी बाकी दूसरे कंसेप्ट से। बाकी इशू डिस्कस करते हैं, 4 ईयर वाली बात डिस्कस हो गई, इसके अलावा इसमें और कोई इशू नजर आया आपको? पर यहाँ वो 10% डिस्काउंट ऑफर, तो मुझे बताइए जब सारे एम्प्लॉयज को भी वही डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो हमें भी डिस्काउंट ले लेना चाहिए। मार्केट नहीं, याद रखे एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ डिस्काउंट है और ऑडिटर एम्प्लॉय नहीं है, वो ये डिस्काउंट हासिल नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो कहता है ये डिस्काउंट सारी दुनिया को दिया जा रहा है, जनरल पब्लिक को, फिर ऑडिटर ये डिस्काउंट हासिल कर सकता था, अब नहीं कर सकता। इसके अलावा इशू इसमें सेकंडमेंट का केस भी आ गया, 3 मंथ्स का जी बिल्कुल। तो बताइए क्या थ्रेट राइज होता है, सेफगार्ड क्या होंगे? ठीक है, उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, या अगर बनाना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रक्चर करते हैं। चाहे एक सेफगार्ड लिख दे वो भी काफी है, दिल करे तो 2 लिख दे, लेकिन एक भी काफी है। इसके अलावा हाँ 16%, अंडरलाइन कीजिए 16% ऑफ टोटल फीस वाला पॉइंट, ये आपके लिए नया पॉइंट है, हमने ये नोट्स में डिस्कस नहीं किया हुआ। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? ये कंटीजेंट फी नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, ओवरड्यू भी नहीं है, इसको कहते हैं अनड्यू डिपेंडेंस। कहता है अगर आप किसी एक ही क्लाइंट से अपने टोटल रेवेन्यू का 15% या उससे ज्यादा जनरेट कर रहे हो तो वो क्लाइंट आपके लिए वीआईपी बन जाता है। जब किसी एक ही क्लाइंट से आप अपनी फर्म की टोटल फीस का 15% या उससे ज्यादा जनरेट कर रहे हो, वो क्लाइंट क्या बन जाएगा हमारे लिए? वीआईपी। अब हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अगर वो हमारे हाथ से गया, हमारा 15% कम रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर रिस्क होता है कि हम क्लाइंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हो सकता है छुपा लें, तो इस सिचुएशन में भी सेल्फ इंटरेस्ट अराइज होता है। इसके सेफगार्ड बड़े इंटरेस्टिंग है, वो कहता है 15% या उससे ज्यादा हो तो फिर ये अनड्यू डिपेंडेंस क्रिएट हो जाएगी। कहता है सेफगार्ड क्या है? पहला सेफगार्ड कहता है क्लाइंट को कुछ ना कुछ सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं डिसकंटिन्यू कर दें ताकि ये 15% से कम हो जाए। एक सेफगार्ड ये, एक दूसरा सेफगार्ड भी है, आप बताएंगे दोनों में से आप कौन सा अप्लाई करेंगे। दूसरा सेफगार्ड ये है कि अपनी क्लाइंट बेस नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज करें। जब नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज करेंगे तो ये परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगी। हाँ सेकंड, लेकिन सेकंड ऑप्शन इज मतलब थ्योरेटिकली तो आसान है बताना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। तो प्रैक्टिकली हो सकता है आपको पहले वाली इमीडिएटली पहले वाली ऑफर जो है पहले वाली ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्या रिपीट कर दो मेरे भाई? पहली वाली 2 ऑप्शंस हैं। देखिए इशू समझ आ गया आपको? अनड्यू डिपेंडेंस 15% से ज्यादा अगर एक ही क्लाइंट से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो सेल्फ इंटरेस्ट अराइज।
इसके दो सेफगार्ड है। पहला सेफगार्ड है कि कुछ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू कर दें, कुछ कि ये इतनी कुछ सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दें कि परसेंटेज 16 की बजाय 15 से कम हो जाए, क्योंकि 15% उसने कोड ऑफ एथिक्स ने हमें दिया परसेंटेज। और दूसरा सेफगार्ड क्या है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाए। जब नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाएंगे हमारी फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इस रेवेन्यू फर्म से जितने पैसे आ रहे हैं डिवाइडेड बाय वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम होगी। जी जी 15% या उससे ज्यादा, ठीक है। अच्छा वैसे एक मजे की बात बताऊं, एक क्वेश्चन में उसने अमाउंट्स दी हुई थी कि फर्म का इस क्लाइंट से टोटल रेवेन्यू इतना है और बाकी सारे क्लाइंट से रेवेन्यू इतना है। हमने परसेंटेज कैलकुलेट की, वो बनी 14.7%। तो उसने सॉल्यूशन में पता क्या लिखा, उसने कहा अगरचे ये हमारे थ्रेशहोल्ड से कम है लेकिन रिस्क है कि अनकरीब ये 15% से ज्यादा हो सकती है, इसीलिए फर्म को इसे मॉनिटर करना चाहिए 15% से एक्सीड ना होने पाए। यानी चाहे 15% से कम थी लेकिन उसने इसको इग्नोर नहीं किया, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया। ये भाई वाली बात कि अगर उस तरह की इंफॉर्मेशन है जिससे हो सकता है कि हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा थ्रेट राइज हो रहा है कि नहीं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है तो एग्जामिनर रिक्वायर करता है कि हम उसको डिस्कस करें, सोल्यूशन में इग्नोर ना करें। जी और कोई इशू नजर आ रहा है? हाँ, पार्टनर और फाइनेंस डायरेक्टर का फेमिलियरिटी थ्रेट, क्या करें, क्या करना चाहिए, पार्टनर को रोटेट कर दें। और कोई इशू है? ओवर ड्यू फीस, तो क्या करना है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेफगार्ड क्या होंगे, ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करें, कमिटमेंट लें उनसे कि वो अर्ली पे कर देंगे, इसको टाइम फ्रेम एग्री कर।